इवनिंग लर्नर्स, वेलकम टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आज हम लोग जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है यूपी पीजीटी का 2011 का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हम लोग टीजीटी के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं और पीजीटी के भी कई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। वो चैनल की प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी यूपी पीजीटी और टीजीटी एग्ज़ाम्स की और बाकी सारे इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत बेहतरीन हो सके। तो चलिए क्वेश्चन पेपर की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ कंसिडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक? किस वर्क को विलियम वर्ड्सवर्थ के कंसिडर किया जाता है द ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक, जो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है? पहला है गिल्ट एंड सॉरो, द प्रिल्यूड, द एक्सकर्शन या फिर पीटर बेल। तो देखिए जो प्रिल्यूड है ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ राइट कम फोर्थ इन टू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर? ये जो लाइन्स हैं ये किस पोम की हैं? द टेबल्स टर्न, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, द सॉलिटरी रीपर। तो देखिए तो टेबल्स टर्न जो है 1798 का वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ का, उसकी लाइन्स हैं ये। लाइन्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि पोइट्री एक इंट्रीगल पार्ट है लिटरेचर का, तो वैसे ज़्यादातर कुछ पोएटिक लाइन्स हैं जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुकी हैं, तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो लाइन्स जो है वो याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ए हिम इज, तो हिम क्या चीज़ होती है? पोम ऑफ जॉय, पोम ऑफ लेमेंट, पोम ऑफ प्रेज या चर्च सॉन्ग? तो देखिए प्रेज जो होता है, पोम ऑफ प्रेज, उसको बोलते हैं हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू पीबी शैली इज इंटेलेक्चुअल ब्यूटी? तो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी जो है पीबी शैली के हिसाब से क्या चीज़ है? ह्यूमन माइंड ड्रीमिंग, रीजन पुशिंग अवे इमोशन ऑफ, द ह्यूमन माइंड एट वर्क, ह्यूमन माइंड सॉल्विंग पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स? तो देखिए इंटेलेक्चुअल ब्यूटी जो है वो पुशिंग अवे इमोशंस होता है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पीबी शैली। इसमें बी ऑप्शन होगा, यहाँ पे सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर विच प्रोफेशन जॉन कीट्स हैड लाइसेंस बट नेवर प्रैक्टिस्ड इट? तो देखिए जॉन कीट्स के पास कौन सा प्रोफेशनल डिग्री थी जो वो प्रैक्टिस कर सकते थे लेकिन कभी उन्होंने प्रैक्टिस किया नहीं? फार्मासिस्ट की, आर्किटेक्ट की, इंजीनियर की, लॉयर की? तो देखिए जॉन कीट्स ने जो है वो फार्मेसी की, यानी कि एपोथेकेरीज लाइसेंस था उनके पास, लेकिन कभी भी उन्होंने उसको प्रैक्टिस नहीं किया था। ले हंट और काउडन के इन्फ्लुएंस में उन्होंने मेडिकल प्रोफेशन को ड्रॉप करके अपने आप को कंप्लीटली डिवोट कर लिया था पोएट्री की तरफ, तो ये उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया था फार्मेसी। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज ट्रांसलेटेड बाय कीट्स? तो ये जो क्लासिकल बुक्स है इसमें से कौन सी बुक जो है वो कीट्स ने ट्रांसलेट की है? इनीड, इलियाड, ओडिसी, वलगेट? तो इनीड जो है वो कीट्स ने ट्रांसलेट की है। ओडिसी का ट्रांसलेशन आप जानते ही हैं, जॉर्ज चैपमैन ने भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वॉट कॉज जॉन कीट्स डेथ? तो आप लोग जानते हैं जॉन कीट्स की जो डेथ हुई थी वो डिजीज़ के वजह से हुई थी। तो कौन सी डिजीज़ थी? उनको मलेरिया था, ट्यूबरक्लोसिस था, निमोनिया था या टाइफाइड था? तो कंजम्पशन या फिर ट्यूबरक्लोसिस उसको कह सकते हैं, तो उससे इनका डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु कॉल्ड वेस्टलैंड म्यूजिक ऑफ आइडियाज? तो जो द वेस्टलैंड वर्क है थॉमस टर्न्स एलियट का, उसको म्यूजिक ऑफ आइडियाज किसने बोला है? एलन टेट ने, जॉन क्रोरेंसम ने, आई रिचर्ड्स ने या फिर एफ आर लेविस ने? तो देखिए आई रिचर्ड्स जो कि एक अमेरिकन क्रिटिक थे, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कहा था वेस्टलैंड को म्यूजिक ऑफ आइडियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट मीटर इज सोनेट रिटन? तो जो सोनेट होता है, ठीक है, देखिए सोनेट की शुरुआत जो हुई है वो सर थॉमस वाइट ने की थी, ठीक है ना, पहला इंग्लिश सोनेट। ओ ये इसकी जो किस मीटर में लिखा जाता है? स्पॉन्डिक टेट्रामीटर में, आयम्बिक पेंटामीटर में, आयम्बिक टेंट्रामीटर में या आयम्बिक ट्राईमीटर में? तो लिखा जाता है आयम्बिक पेंटामीटर में। बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु इन्वेंटेड द स्प्रंग रिदम? ये एक यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि स्प्रंग रिदम को किसने इन्वेंट किया है? जीएम हॉपकिंस, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ? तो देखिए
ये 19th सेंचुरी इंग्लिश पोएट जो थे जीएम हॉपकिंस, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, स्प्रंग रिदम की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज एन एपिलॉग। तो देखिए, एपिलॉग और प्रोलोग दो चीजें होती हैं। प्रोलोग का मतलब होता है पहले, जो किसी भी वर्क से पहले आता है। एपिलॉग का मतलब होता है वर्क के कंक्लूजन में, जब वर्क खत्म हो जाए। तो एपिलॉग किस प्ले में एपिलॉग हुआ है? टेम्पेस्ट में, हेनरी फोर पार्ट वन में, हैमलेट में, ट्वेल्थ नाइट में। तो एपिलॉग टेम्पेस्ट के बाद है। टेम्पेस्ट का जब कंक्लूजन हो जाता है प्ले का, तो एक स्पीच जो है वर्स में यूजुअली होती है, वो डिलीवर किए जाती है। तो वो एपिलॉग किस प्ले में है शेक्सपियर के? द टेम्पेस्ट में। ये इनका लास्ट प्ले भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इडिपस कॉम्प्लेक्स इज। तो देखिए, इडिपस कॉम्प्लेक्स, इडिपस जो कैरेक्टर था, जो प्ले से निकला है, वो कॉम्प्लेक्स यूज होता है बाद में साइकोलॉजिकल इफेक्ट में। तो वो किस चीज को बोला जाता है? इडिपस कॉम्प्लेक्स। काइंड ऑफ फिजिकल एलिमेंट, फादर्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स डॉटर, ब्रदर्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स सिस्टर, सन्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज मदर। तो देखिए, ये होता है सन्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज मदर, क्योंकि इडिपस की स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो उसमें जो इडिपस होता है, वो अपने मतलब माँ, जो माँ असली उसके माँ बाप होते हैं, उनसे दूर हो जाता है, कहीं और चला जाता है। फिर वो वापस जब आता है, तो वो जो किंग, उसका जो फादर होता है, उसको हटा के, मतलब उसको हरा के जो है, वो उसकी जो वाइफ होती है उससे शादी कर लेता है। अल्टीमेटली वो उसकी मदर होती है। तो वहां से ही इडिपस कॉम्प्लेक्स निकला है, उसको बोलते हैं सन्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु कॉल्ड शेली अ ब्यूटीफुल एंड इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन हिज वर्ड इज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। ये भी एक किसी क्वेश्चन पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो शेली को किसने कहा था ब्यूटीफुल इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन हिज वर्ड इज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन? तो ये किसने कहा है? वॉल्टर पेटर ने कहा है, या फिर एसी स्वर्नबर्न ने कहा है, मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है, या फिर थॉमस टर्न एलियट ने कहा है? तो ये बोला था मैथ्यू आर्नल्ड ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु सेड दैट शेक्सपियर इन हिज कॉमेडी हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूजीसी नेट पेपर का, कि शेक्सपियर के बारे में किसने कहा था कि उनकी जो कॉमेडीज है उसमें तो हीरोइंस ही हीरोइंस है, हीरो नहीं है? बेन जॉनसन ने, जॉन रस्किन ने, थॉमस कार्लाइल ने, या फिर विलियम हैजलेट ने? तो जॉन रस्किन ने ये बात कही थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द लाइन देयर स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो, ये बहुत ही फेमस लाइन है। ये किस प्ले की है? हैमलेट की, हेनरी फोर पार्ट वन की, टेम्पेस्ट की, या फिर ट्वेल्थ नाइट की? तो देखिए, ये है जो इस एक्सट्रैक्ट है, ये है हैमलेट का एक्ट 5 सीन 2 का। तो इसको आप लर्न कर लीजिए, काफी बार पूछा जा चुका है पेपर में, एक्ट 5 सीन 2 हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द रेयर एक्शन इन द वर्चू देन इन वेंजिनेंस, दिस लाइन अकर्स इन शेक्सपियर। ये भी लाइन काफी बार पेपर में पूछी जा चुकी है। द रेयर एक्शन इज इन वर्चू देन इन वेंजिनेंस, ये जो है ये टेम्पेस्ट की लाइन्स है, एक्ट 5 सीन 1 की। तो ये भी आप लोग लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु सेड कीट्स वॉज ए ग्रीक। कीट्स के बारे में किसने बोला था कि ही वॉज ग्रीक? वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, लैम्ब, या शेली? तो पीबी शेली ने बोला था कीट्स वॉज ए ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच स्टैंजा फॉर्म डिड शेली यूज इन हिज फेमस पोम ओड टू द वेस्ट विंड? तो ओड टू द वेस्ट विंड, ये स्कूल लिटरेचर में भी काफ़ी ये पोएम बार बार आई है, और वैसे भी काफ़ी फेमस है। इसमें कौन सी स्टैंजा फॉर्म यूज हुआ है? राइम रॉयल यूज हुआ है, ऑटोवा रीमा यूज हुआ है, या फिर टर्जा राइमा यूज हुआ है, या फिर स्पेंसेरियन स्टैंजा यूज हुआ है? तो देखिए, ये जो पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड 1890 के टाइम में लिखी गई थी, और पब्लिश हुई है 1820 में, ठीक है? तो ये है टर्जा राइमा में लिखी हुई। ये टर्जा राइमा इटालियन फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कीट्स पोएट्री। तो कीट्स के जो वर्क है उसकी स्पेसिफिक नोटेबल फीचर क्या होती है पोएट्री की? सटायर होता है, सेंशुअलिटी होती है, सेंशुअसनेस होती है, सोशल रिफॉर्म होता है? तो जॉन कीट्स रोमांटिक पोएट्री और बहुत ज़्यादा सेंशुअस उस टाइप के लिए जाने जाते हैं, सेंशुअसनेस हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑगस्टन राइटर, ऑगस्टन पीरियड के कौन से राइटर हैं कि जिनकी एपिटाफ पे, एपिटाफ समझते हैं ना आप लोग? जब किसी का डेथ हो जाता है तो जो उसका जो जहाँ पर वो दफनाए हुए होते हैं, उसका जो वो होता है जिस पे उसकी बारे में कुछ लिखा होता है, उसको एपिटाफ बोलते हैं। उस पर लिखा क्या है? वन हु स्ट्रोव विद ऑल हिज माइट टू चैंपियन लिबर्टी। ये उनके एपिटाफ पे लिखा हुआ है। तो ये पूछा गया कि किस ऑगस्टन राइटर के एपिटाफ पे ये लाइन लिखी हुई है? अलेक्जेंडर पोप के, जॉनथन स्विफ्ट के, हेनरी फील्डिंग के, या डेनियल डीफो के? तो देखिए, ये लिखा हुआ है अलेक्जेंडर पोप के एपिटाफ पे। ये आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, अलेक्जेंडर पोप होगा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो मेटाफिजिकल पोएट्स ये टर्म सबसे पहले किसने यूज किया था? बेन जॉनसन ने, डॉक्टर जॉनसन ने, हेलन गार्डनर ने, जॉन ड्राइडन ने। तो डॉक्टर जॉनसन ने यूज किया था। डॉक्टर जॉनसन मीन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनाग्नोसिस इज द टर्म यूज्ड बाय एरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग। देखिए कुछ टर्म्स हैं जो एरिस्टोटल ने अपने वर्क में यूज़ किए थे, जैसे एनाग्नोसिस, कैथारसिस, पेरिपीटिया, हमर्शिया। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चंस हमेशा रिपीट करके कोई ना कोई सा पूछता रहता है। तो एनाग्नोसिस क्या है? द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटैगनिस्ट, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, हैप्पी रिजोल्यूशन, कन्वर्जेंस ऑफ द मेन प्लॉट एंड सब प्लॉट। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटैगनिस्ट। जब उसको रिकॉग्निशन हो जाता है अपने बारे में या किसी और के बारे में ट्रुथ का, ठीक है ना, प्रोटैगनिस्ट को, प्रोटैगनिस्ट मीन्स चीफ जो है उस प्ले का, तो उसको जब जिस मोमेंट पे डिस्कवरी उसको हो जाती है, इस चीज़ की नॉलेज हो जाती है, ट्रुथ पता चल जाता है, उसको बोलते हैं एनाग्नोसिस। कैथारसिस होता है प्योरिफिकेशन या रिलीज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस। पेरिपीटिया होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है ना, और चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। हमर्शिया होता है ट्रेजिक फ्लो ऑफ हीरो लीड्स टू इट्स डाउनफॉल, ठीक है ना। तो ये जो कुछ टर्म्स हैं, इसका मैं अलग से भी एरिस्टोटल के जितने भी टर्म्स हैं उनका अलग से एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो आप लोग को बना के अवेलेबल करा दूंगी। प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, ये जो वर्क है किसका वर्क है? पोम बाय विलियम ब्लेक, एलिजी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, एस्से बाय चार्ल्स लैम्ब या एस्से बाय विलियम हैजलिट। तो द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स ये जो वर्क है ये है चार्ल्स लैम्ब का, एस्से है ये चार्ल्स लैम्ब का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेड द स्टेटमेंट पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशन फिक्स्ड फॉर सच ए क्रिटिसिज्म बाय लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी। तो ये जो है पोइट्री इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये लाइन भी यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है। किस वर्क की है? डॉक्टर जॉनसन के, सिडनी के, फिलिप सिडनी के, मैथ्यू आर्नल्ड के, विलियम वर्ड्सवर्थ के। तो स्टडी ऑफ पोइट्री जो वर्क है मैथ्यू आर्नल्ड का, उसकी लाइन्स हैं ये। हु इज नोन द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग? तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर, या आप कह सकते हैं कि जिनकी राइटिंग्स में ड्रामेटिक मोनोलॉग भर भर के होता है, पोएटिक डिवाइस बहुत ज़्यादा होता है, वो कौन है? विलियम शेक्सपियर है, वेलेस स्टीवंस है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है या रॉबर्ट ब्राउनिंग है? तो ये सब लोग जानते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग है। इनके जो जो वर्क हैं, प्रोस्पी के और भी बहुत सारे हैं, उन सब में ड्रामेटिक मोनोलॉग भर भर के हैं। माय लास्ट डचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट? ये इससे पहले भी आपको एक बार टीजीटी पेपर में सॉल्व करवा चुकी हूँ ये क्वेश्चन कि ट्वेल्थ नाइट का सबटाइटल क्या है। जो प्लेज हैं या जो नॉवेल्स हैं जिस जिस राइटर के, उसके सबटाइटल आपको जरूर पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। व्हाट इज यू विल, व्हाट यू लाइक इट, व्हाट यू थिंक। तो ट्वेल्थ नाइट का ऑप्शन नंबर बी है व्हाट यू विल, ये विलियम शेक्सपियर का प्ले है। नेक्स्ट देखेंगे, टेनिसन सक्सीड हूम एज पोएट लॉरिएट। तो ये क्वेश्चन जो है वो ये है कि पोएट लॉरिएट जब एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बने तो उन्होंने किसको सक्सीड किया, मतलब उनसे पहले कौन था जिसके बाद वो बने? आर्थर कनिंघम, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज या विलियम शेक्सपियर। तो देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ थे पोएट लॉरिएट, वो जब इंतकाल हो गया था उनका 1850 में, तब बने थे एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। कीट्स एंडीमियन इज डेडिकेटेड टू। जो कीट्स का जो वर्क है एंडीमियन, ये किसको डेडिकेट है? ले हंट को, मिल्टन को, शेक्सपियर को या थॉमस चैटरटन को? ये भी यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है थॉमस चैटरटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉलोइंग पोस्ट डज नॉट बिलोंग टू लेक स्कूल। तो लेक स्कूल को कौन कौन बिलोंग करते हैं ये नहीं बताना है, कौन नहीं करता है चारों में से वो बताना है। कीट्स, कोलरिज, सदैव, वर्ड्सवर्थ। देखिए कोलरिज, सदैव, वर्ड्सवर्थ तीनों हैं, कीट्स नहीं है इसमें। टेनिसन्स पोएम इन मेमोरियम वॉज रिटन इन मेमोरी ऑफ। तो देखिए अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का वर्क है 1850 का, इन मेमोरियम। तो ये किसकी मेमोरी में उन्होंने लिखा था? आर्थर हेनरी हेलम, एडवर्ड किंग, वेलिंगटन, पीबी शैली। तो उनके फ्रेंड थे आर्थर हेनरी हेलम, जिनकी डेथ हो गई थी, जिसकी डेथ के उसमें उन्होंने लिखी थी इन मेमोरियम पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर विच न्यूज़पेपर चार्ल्स डिकेंस रिपोर्टेड पार्लियामेंट्री डिबेट्स। तो पार्लियामेंट्री डिबेट्स जो चार्ल्स डिकेंस ने लिखी थी वो किस न्यूज़पेपर के लिए उन्होंने लिखनी जो है वो शुरू की थी? गार्डियन के लिए, मिरर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, द इंडिपेंडेंट के लिए, द टाइम्स के लिए। तो देखिए द मिरर ऑफ पार्लियामेंट जो था उसमें उन्होंने लिखने की शुरुआत करी थी अपने करियर की, ठीक है ना, एज ए रिपोर्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा मिरर ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर बी।
व्हाट वाज चार्ल्स डिकेंस फर्स्ट नॉवल? मैं आप लोगों को कई बार मेंशन कर चुकी हूँ कि चार्ल्स डिकेंस एंड थॉमस हार्डी बोथ विक्टोरियन नॉवलिस्ट जो हैं वो पेपर एग्जामिनर्स के बड़े फेवरेट हैं। तो देखिए दो दो क्वेश्चन 31 32 दोनों ही चार्ल्स डिकेंस से रिलेटेड हैं। पहला वो कौन से उसमें काम करते थे न्यूज़पेपर में एज ए रिपोर्टर, और दूसरा चार्ल्स डिकेंस का पहला नॉवल कौन सा था? डेविड कॉपरफील्ड, निकोलस निकलबाई, पिकविक पेपर्स, द ओलिवर ट्विस्ट। तो पिकविक पेपर्स जो है वो इनका फर्स्ट नॉवल है जो काफ़ी जिससे इनको फेम और फॉर्च्यून मिली थी। ये सीरियली पब्लिश हुआ था 1836 और 37 के टाइम में। आपको चार्ल्स डिकेंस की क्रोनोलॉजी ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी बार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच रेवोल्यूशन डोमिनेट्स टेल ऑफ टू सिटीज़? तो देखिए टेल ऑफ टू सिटीज़ भी इन्हीं का वर्क है, और ये वर्क जो है ये लिखा गया है दो सिटीज़ लंदन और पेरिस से रिलेटेड, ठीक है ना। ये बैकड्रॉप है किस चीज़ का? रशियन रेवोल्यूशन का, फ्रेंच का, इटालियन या जर्मन रेवोल्यूशन का? तो देखिए ये जो बैकड्रॉप जिस पे ये लिखा गया है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है ना। ये चार्ल्स डिकेंस का हिस्ट्री प्ले है, हिस्ट्री नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए वर्स फॉर्म यूजिंग स्टैंस ऑफ 8 लाइन्स ईच विद 11 सिलेबल्स इज नोन एज। तो देखिए 8 पे एम्फेसिस देंगे। 8 जब आता है हम लोग उसी तरीके से याद करते हैं, स्पेंसेरियन स्टैंजा, बैलेड, ओटावा राइमा या फिर राइम रॉयल। तो 8 जब आ जाता है तो हम लोग लर्न कर लेते हैं कि ये ओटावा राइमा है जो कि सर थॉमस वाइट ने पहली बार यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैरी शेलीज फादर वॉज विलियम गॉडविन, ए फेमस फिजिशियन, स्पिरिचुअल लीडर, पोएट एंड सटायरिस्ट, फिलोसफर। देखिए मैरी शेली थी वो पीवी शेली की वाइफ थी, तो उनके फादर थे विलियम गॉडविन। तो वो कौन थे फेमस, क्या मतलब किस चीज़ के लिए फेमस? फिजिशियन थे, स्पिरिचुअल लीडर थे, पोएट एंड सटायरिस्ट थे या फिलोसफर थे? तो देखिए विलियम गॉडविन जो थे वो एक फिलोसफर थे पॉलिटिकल, ठीक है ना। और उनका एक वर्क भी है पॉलिटिकल जस्टिस 1793 का। तो यहाँ पे ये आंसर करेक्ट हो जाएगा डी, फिलोसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द नेम्स ऑफ टेस इलिजिटिमेट चाइल्ड इन हार्डीज नॉवल? अभी मैंने आपको बोला थॉमस हार्डी को चार्ल्स डिकेंस फेवरेट हैं एग्जामिनर्स के, लीजिए थॉमस हार्डी का क्वेश्चन आ गया। थॉमस हार्डी का एक वर्क है टेस ऑफ डी ओबरविल। उसमें जो टेस का इलिजिटिमेट चाइल्ड होता है, देखिए इलिजिटिमेट क्यों है, क्योंकि जो टेस होती है उसके साथ जो एलेक होता है वो उसको मतलब ज़बरदस्ती उसको मतलब कह रेप करके उसके साथ सेड्यूस करके वो उसके साथ गलत काम करता है। तो उससे जो सन उसका पैदा होता है इलिजिटिमेट चाइल्ड, वो होता है, उसका नाम क्या होता है इसमें ये पूछा गया। हालांकि वो बहुत जल्दी उसकी डेथ भी हो जाती है। उसका नेम पूछा गया है इस क्वेश्चन में, नाम क्या है? सौरो है, अब्राहम है, पिटी है या फिर मॉर्निंग है? उसका नाम था सौरो। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वॉट मोटिवेट्स टेस टू स्पीक टू एंजल अबाउट हर पास्ट? ये पूरे आपको अगर इसका टेस ऑफ डी ओबरविल का स्टोरी लाइन पता है नॉवेल का तो आप आराम से ये आंसर कर सकते हैं कि टेस जो है वो एंजल से अपने पास्ट के बारे में बताने के लिए मोटिवेट क्यों होती है। टेस एंजल हैज नॉट रीड द लेटर शी हैज रिटन हिम, जॉन डर्बीफील्ड एडवाइसेस टेस टू टेल हिम, एंजल एडमिट्स हिज sin to send, a man from Tranged recognizes her। तो देखिए क्योंकि जो टेस होती है उसके सामने एंजल भी जो होता है वो अपने जो सिंस है उसको वो कन्फेस करता है, तो उसको भी थोड़ा सा मतलब हिम्मत मिलती है कि जब ये कन्फेस कर रहा है तो चलो मैं भी बता देती हूँ, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिरिकल बैलेड्स कंप्राइजेस पोम ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड। तो देखिए लिरिकल बैलेड्स जो है वो मैग्नम ऑपस वर्क है 1798 का, विलियम वर्ड्सवर्थ का और एस.टी. कोलरिज की दोनों की मिली हुई पोम्स हैं। इसमें सारी मिला के जो है वो है 23 पोम्स, ठीक है, जिसमें 4 पोम्स एस.टी. कोलरिज की हैं और बाकी की 19 पोएम जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की हैं, ठीक है ना। इसकी जिसकी फर्स्ट पोएम जो थी लिरिकल बैलेड्स की वो थी राइम ऑफ एंशिएंट मैरिना। ये भी क्वेश्चन एक बार पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द टाउन मेंशन्ड इन द पोम लेडी ऑफ शैलेट। देखिए लेडी ऑफ शैलेट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का वर्क है, इसमें कौन सा टाउन मेंशन किया गया है? तो लंदन है, यॉर्क है, कैमलॉट है या ऑक्सफोर्ड है? तो इसमें जो आइलैंड है जहाँ पे लेडी ऑफ शैलेट रहती है उस वहाँ से जो रिवर जाती है वो जाती है कैमलॉट टाउन तक, ठीक है ना। तो वो कैमलॉट टाउन है वहाँ मेंशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट बाय डेफिनेशन इज सीरियस, कंप्लीट एंड सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड? तो सीरियस होता है, कंप्लीट होता है अपने आप में और एक सिग्निफिकेंस होता है, वो क्या है? कॉमेडी है, एपिक है, ट्रेजेडी है, ड्रामा है? वो 100% है ट्रेजेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑथर ऑफ द एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। देखिए ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है
एक एस्से वर्क है, किसका है? मैथ्यू आर्नल्ड का, टी.एस. एलियट का, ए.सी. ब्रैडली का, जॉर्ज सैंड्सबरी का। तो थॉमस टर्न्स एलियट का वर्क है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द शेक्सपियरियन प्ले टर्म्ड इज आर्टिस्टिक फेल्योर बाय टी.एस. एलियट। तो थॉमस टर्न्स एलियट ने शेक्सपियर के वर्क को कहा था आर्टिस्टिक फेल्योर। किस वर्क को उन्होंने ये बोला था? और तो उन्होंने किस वर्क को बोला था? कि क्लियर को, ओथेलो को, हैमलेट को, एज यू लाइक इट को। तो उन्होंने हैमलेट को कहा था। उन्होंने कहा था कि हैमलेट जो है वो शेक्सपियर का आर्टिस्टिक फेल्योर है। मिडिल नेम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज। तो देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो अमेरिकन पोर्ट हैं, उनका मिडिल नेम क्या, मतलब रॉबर्ट और फ्रॉस्ट के बीच में क्या आएगा? चार्ल्स है, ली है, जॉन है या ऑगस्टस है? तो इसमें आएगा रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच अमेरिकन प्रेसिडेंट इनवाइटेड रॉबर्ट फ्रॉस्ट टू रिसाइड एट हिज इनॉग्रेशन सेरेमनी। तो कौन से अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जिन्होंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अपनी, जब वो प्रेसिडेंट बने उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी थी उसमें बुलाया था अपनी पोएम सुनाने के लिए? जॉनसन ने, निक्सन ने, रूजवेल्ट ने या जॉन एफ कैनेडी ने? तो देखिए जॉन एफ कैनेडी ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को बुलाया था अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी में, और वहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो अपनी पोएम द गिफ्ट आउटराइट है वो वहां पर रिसाइट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट इज द राइट प्लेस फॉर लव। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हिसाब से, उनकी पोएट्री के हिसाब से कौन सी जगह सही है मोहब्बत के लिए? राइट प्लेस फॉर लव क्या है? हेवन है, अर्थ है, ईडन है, पैराडाइज है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बिलीव करते हैं कि अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, नॉट हेवन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शिप इन विटमैन ओ कैप्टन माई कैप्टन रिफर्स टू। तो देखिए ये बहुत ही फेमस वर्क है वॉल्ट विटमैन का, ओ कैप्टन माई कैप्टन, जो कि उन्होंने लिखा था डेमोक्रेसी के लिए। और बेसिकली कह सकते हैं कि एलिजी टाइप की है, जब जो प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन उनको मार दिया गया था, और वॉल्ट विटमैन जो थे वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, तो उन्होंने ये लिखी थी। और ओ कैप्टन माई कैप्टन में कैप्टन का रेफरेंस भी अब्राहम लिंकन का ही है, तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। विच फेमस नॉवल ऑफ विलियम फॉकनर पब्लिश 1929। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कि यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया था। वहाँ पूछा गया था कि कौन सा ये प्ले जो है 1929 का ऑथर कौन है, इस नॉवल के ऑथर कौन है। यहाँ पे ऑथर का नाम दिया हुआ है और नॉवल का नाम पूछा है। तो कौन सा नॉवल है विलियम फॉकनर का 1929 का? द साउंड एंड द फ्यूरी, मॉस्किटो, सोल्जर्स प्ले, द वाइट रोज ऑफ मेम्फिस। तो साउंड एंड द फ्यूरी जो है 1929 का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेल्स है। इसमें इनोवेटिव टेक्निक्स यूज की गई हैं, और इट ट्रेसेस द डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड सदर्न कॉम्सन फैमिली। ठीक है ना, ओल्ड सदर्न कॉम्सन फैमिली का डिक्लाइन का दिखाया गया है, साउंड एंड द फ्यूरी 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन डिड विलियम फॉकनर गेट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो नोबेल प्राइज इनको किस ईयर में मिला था? देखिए नोबेल लॉरिएट कब बने थे, नोबेल प्राइज कब मिला था, ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कब मिला, विलियम फॉकनर को कब मिला, हेरोल्ड पाइंटर को कब मिला, तो ये पता होना चाहिए। 1949, 1941, 1945 या फिर 1938 में। तो इनको मिला था 1949 में, बी करेक्ट हो जाएगा। हुज डेथ डज व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरियाड ब्लूम कमोमेरेट। तो देखिए व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरियाड ब्लूम, ये भी वर्क वॉल्ट विटमैन का ही है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया को एब्राहम लिंकन का जब को मार दिया गया था, ठीक है ना, उनका असैसिनेशन हो गया था, तो उनकी डेथ को कमोमरेट करने के लिए उन्होंने ये वर्क लिखा था वॉल्ट विटमैन ने एब्राहम लिंकन के लिए, और वो हमेशा से डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज अर्नेस्ट हेमिंग्वे रोल इन वर्ल्ड वॉर वन। देखिए वर्ल्ड वॉर वन में अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने कौन सा काम किया था? कॉर्पोरल, मैराइन फ्लाइट में, टू लीव्स एंड ए बर्ड, या ए टू लीव्स एंड ए बर्ड तो यहाँ पे कुछ कुछ मिसप्लेंट हो गया, इसमें डी होगा एम्बुलेंस ड्राइवर, ये तो एक अलग वर्क है टू लीव्स में, एम्बुलेंस ड्राइवर। तो देखिए वर्ल्ड वॉर वन में अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने एम्बुलेंस ड्राइवर का काम किया था, इसी वजह से जो उनका वर्क है आर्म्स एंड द मैन, उसमें भी उन्होंने दिखाया गया है प्रोटेक्शन जो एम्बुलेंस ड्राइवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच नॉवल गॉट अर्नेस्ट हेमिंग्वे द पुलिट्जर प्राइज। तो देखिए आप लोग जानते हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे को पुलिट्जर प्राइज भी मिला है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे को नोबेल प्राइज भी मिला है, और ये दोनों ही उनको जो मिले हैं वो एक क्लासिकल नॉवल के लिए मिले हैं। कौन सा नॉवल है? फेबल टू आर्म्स, ओल्ड मैन एंड द सी, क्रॉस द रिवर्स एंड टू द सी, ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका। तो द ओल्ड मैन एंड द सी जो स्टोरी है, ठीक है ना, उसके लिए उनको मिला था पुलिट्जर प्राइज इन द ईयर 1953 एंड नोबेल प्राइज इन द ईयर 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
नेम द ऑथर ऑफ द नाइपॉल्स इंडिया इन माइन, ये लास्ट टू लास्ट ईयर के पेपर जो मैंने सॉल्व करवाए हैं कल, इससे पहले जो क्वेश्चन पर सॉल्व कराया था उसमें भी ये क्वेश्चन था। डोम मोरेस, निसम इजिकल, सलमान रश्दी, विक्रम सेठ। तो नाइपॉल्स इंडिया इन माइन वर्क है निसम इजिकल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निसम इजिकल बिलोंग टू द कम्युनिटी। तो देखिए निसम इजिकल कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, ये बॉम्बे में पैदा हुए थे, ठीक है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम में। कौन सी कम्युनिटी के हैं, क्रिश्चियन, पारसी, जूइश, मुस्लिम। तो ही इज ए जूइश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पोएम बाय कमला दास। देखिए नॉट वाला क्वेश्चन है, कौन सी इनकी है नहीं बताना, कौन सी नहीं है। समर इन कैलकाटा, डांस ऑफ यूनिक्स, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, कृष्णा। तो देखिए देख के पता चल गया, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन तो निज़म इजिकल का वर्क है, ठीक है ना, कमला दास का नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन डिड अर्नेस्ट हेमिंग्वे गॉट नोबेल प्राइज। देखिए अभी मैंने आपको मेंशन किया था कि नोबेल प्राइज किस किस के कब के लिए पता होना चाहिए। अर्नेस्ट हेमिंग्वे को कब मिला है, 1931, 1937, 1945, 1954। तो ओल्ड मैन एंड द सी के लिए इनको मिला था 1954 में नोबेल प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर सिंबल इन विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो वॉल्ट विटमैन का जो वर्क है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसकी जो मेजर सिंबल उसमें यूज हुआ है वो क्या यूज हुआ है, ओशन, बर्ड, टॉमस्टोन या ग्रास। ये क्वेश्चन एक यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द ग्रास जो है वो सिंबल है, तो उसमें इस तरीके का दिखाया गया है कि किस तरीके से रीबर्थ ऑफ डेथ इनटू द साइक्लिकल नेचर ऑफ लाइफ, ठीक है ना, किस तरीके से हम फिर अंदर चले, उसके अंदर चले जाते हैं, कब्र के अंदर जिसे कहना चाहिए, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, फिर दोबारा से हम आते हैं। साइक्लिक नेचर है ये लाइफ का, ग्रास बन के उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेरिकन राइटर वाज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ वॉल्ट विटमैन। तो वॉल्ट विटमैन के ऊपर किस अमेरिकन राइटर का काफ़ी प्रभाव था, थॉरो का, कूपर का, हॉथॉर्न का या फिर राल्फ वाल्डो एमर्सन का। तो देखिए राल्फ वाल्डो एमर्सन का बहुत इन्फ्लुएंस था उनके ऊपर, और जो कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इनका जो वर्क है उसके लिए भी इन्होंने, राल्फ वाल्डो एमर्सन ने इनको काफ़ी अप्रिशिएट किया था। द ऑथर ऑफ माई स्टोरी इज, तो देखिए माई स्टोरी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, किसका है, रस्किन, कमला दास, अमिताभ घोष, वी.एस. नाइपॉल। तो ये वर्क है कमला दास का। ये ही वो वर्क है जो कि तकरीबन 14 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथर ऑफ एसेज ऑफ एलिया। तो एसेज ऑफ एलिया के ऑथर कौन है, फ्रांसिस बेकन है, विलियम हैजलेट हैं, चार्ल्स लैम है या एच.जी. वेल्स हैं। तो चार्ल्स लैम्ब का कलेक्शन है एसेज ऑफ एलिया, जिसका फर्स्ट वॉल्यूम तो 1823 में आया था और सेकंड वॉल्यूम 1833 में आया था। मुल्क राज आनंद डाइड इन द ईयर। तो देखिए मुल्क राज आनंद जो इंडियन नॉवलिस्ट हैं उनकी डेथ कब हुई ये पूछा है। तो देखिए बर्थ और डेथ कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट हैं उनके आपको पता होना चाहिए। इनका बर्थ था 12 दिसंबर 1905 में, और जिनकी डेथ हुई थी वो ही थी पेशावर में, अब तो वो पाकिस्तान में है, 28 सितंबर 2004 में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वर्क बाई मुल्कराज आनंद। तो कौन सा वर्क इनका नहीं है, प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस, कूली, कांथापुरा, टू लीव्स एंड ए बर्ड। देखिए कांथापुरा जो है वो मुल्कराज आनंद का वर्क नहीं, राजा राव का वर्क है, ठीक है ना, तो इसलिए ये वर्क इनका नहीं है, कांथापुरा राजा राव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द फॉरवर्ड टू आनंद्स नॉवल अनटचेबल। अनटचेबल जो इनका वर्क है मुल्कराज आनंद का, उसका जो फॉरवर्ड था नॉवल का वो किसने लिखा था, ई.एम. फॉस्टर ने, रुडयार्ड किपलिंग ने, आर के नारायण या फिर ग्राहम ग्रीन ने। तो ये लिखा है ई.एम. फॉस्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया दैट द गुड आर रिवॉर्ड इविल पनिश्ड इज टर्म। तो ये जो चीज़ होती है नॉवेल्स वगैरह में कि जो अच्छा है उसको हमेशा रिवॉर्ड मिलेगा और जो खराब है उसको कहीं ना कहीं पनिशमेंट मिलेगा, वो बोलते क्या है, डिवाइन जस्टिस, ज्यूरिस्प्रूडेंस, पोएटिक जस्टिस, नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसको बोलते हैं पोएटिक जस्टिस। ये जो टर्म है इसको कॉइन किया था थॉमस राइमर ने, ठीक है ना, इंग्लिश क्रिटिक हैं एक वो, उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था, थॉमस राइमर, पोएटिक जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एन एक्सटेंडेड स्पीच इन विच ए कैरेक्टर अलोन एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स ऑन स्टेज इज कॉल्ड। तो थॉट्स एक्सप्रेस कर रहा है, ड्रामेटिक असाइड, सोलोलुकी, ड्रामेटिक मोनोलॉग या फिर इंटरलूड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, सोलोलुकी। डैक्टिल इज ए मेट्रिकल फुट कंसिस्टिंग ऑफ। तो देखिए डैक्टिल जो है, ठीक है ना, इसमें मेट्रिकल फुट कितने होते हैं, तो इसमें 2 होते हैं, 3, 5, 4। तो देखिए डैक्टिल में होते हैं 3 सिलेबल्स, ठीक है, 1 लॉन्ग सिलेबल फॉलोड बाई 2 शॉर्ट सिलेबल, ठीक है ना, तो 3 हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक पैसेज दे रखा है,
In Asia and much of the third world, trees are still destroyed in the old-fashioned way. They are cut down for fuel and cropland. In Europe, there is new and potentially more deadly culprit. The Germans call it Waldsterben, the dying forest syndrome. But the disease is far more the German phenomenon. So it was first by German scientists in the autumn of 1980. The mysterious malady has raged across Europe, blighting woods in countries as far apart as Sweden and Italy. Explanations for the epidemic range from a cyclic change in environment to a baffling form of tree cancer, but the most convincing evidence points to air pollution. Indeed, saving the rapidly deteriorating forest of Europe will probably require a two-pronged strategy, an offensive campaign that includes the breeding of pollution-immune trees and a defensive scheme that's called for reduction in toxic emission. But both will require more money than is currently being spent on such measures, as well as total commitment to protecting the environment. तो ये जो है वो पैसेज दिया हुआ है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ये, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन जो है वो आप लोग सॉल्व करिए। जब आप इस वीडियो को देखिए तो आप पहले पैसेज को धीरे धीरे पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चन की तरफ आइए। तो देखेंगे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू या फिर करेक्ट। देयर इज लेस डैमेज इन एशिया देन इन यूरोप, more forests are dying in Germany than anywhere else in Europe, cyclic change in the environment is responsible for deforestation, air pollution is the main culprit of destroying European forest। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पहले ही लाइन में मेंशन है कि एशिया में ज्यादा है स्टिल डिस्ट्रॉयड ओल्ड फैशन वे, ठीक है ना। तो ऑप्शन एक जहां तक करेक्ट होना चाहिए दिस। वैसे शायद आई थिंक आयोग ने इस क्वेश्चन को माना नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइंग फॉरेस्ट सिंड्रोम इज ए डिजीज दैट स्पेक्युलेट टू द फॉरेस्ट ऑफ एशिया हैज स्प्रेड rapidly over the forest of Europe, is confined to the forest generally, has affected forest all over the world। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, has spread rapidly over the forest of Europe। The writer suggests that it is no longer possible to grow trees in industrialized area. Pollution immune trees will absorb toxic emissions. All pollution grown to grow trees should be destroyed. It is not possible to grow trees that remain unaffected by pollution। तो यहाँ पे राइटर क्या सजेस्ट कर रहा है, वो सजेस्ट कर रहा है इट इज नॉट पॉसिबल टू ग्रो दैट रिमेन अनअफेक्टेड बाय पॉल्यूशन। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। Writer's approach towards the problem of forest devastation is one of the tolerance, indifference, well thought out strategy, despondency। यहाँ करेक्ट होगा वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी, ऑप्शन नंबर सी। इम्यून मीन्स, इम्यून का मतलब क्या होता है, affected by given influence, not affected by given influence, absorbed by given influence, none of the above। तो देखिए absorbed by given influence इम्यून होता है। स्टेटमेंट विच में कंटेन टू और मोर मीनिंग्स, देखिए टू और मोर मीनिंग्स जहाँ आ जाते हैं उसको बोलते क्या, एनिक्डोट, एपिग्राफ, एम्बिग्यूटी, फॉइल। तो हम लोग बोलते हैं ना इतनी एम्बिगुअस बातें क्यों कर रहे हो, मतलब दो दो बातें एक साथ क्यों बोल रहे हो, कुछ मतलब कुछ अलग अलग, कुछ मतलब कुछ भी निकल रहा है, कुछ और भी मतलब निकल रहा है इसी बात का, तो एम्बिग्यूटी होता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिगर ऑफ स्पीच वेयर इन कंपैरिजन मेड बिटवीन टू अनलाइक क्वांटिटी विदाउट द यूज ऑफ वर्ड लाइक और एज। देखिए जब अगर लिखा होता विद यूज ऑफ वर्ड्स तब तो सिमिली होता, और विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स तो मेटाफर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्ले ऑन वर्ड्स वेयर इन अ वर्ड इज यूज टू कन्वे टू मीनिंग्स एट द सेम टाइम। प्ले ऑन वर्ड्स जब आता है और एक ही बात को बोलने के टाइम दो दो मीनिंग निकलते हैं तब उसको बोलते क्या है, पन बोलते हैं उसको, ए। वर्क दैट मेक्स फन ऑफ अनदर वर्क बाय इमिटेटिंग सम मास्टर ऑफ द राइटिंग स्टाइल इज कॉल्ड। कोई ऐसा वर्क लिखना जो किसी दूसरे के वर्क की थोड़ी मजाक बनाए उसके राइटिंग स्टाइल की, उसको बोलते क्या है, सटायर बोलते हैं, फार्स बोलते हैं, पैरोडी बोलते हैं, या फेबल बोलते हैं। तो देखिए इसको बोलते हैं पैरोडी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीन दैट इंटरप्ट्स द नॉर्मल क्रोलॉजिकल सीक्वेंस इवेंट्स इन अ स्टोरी टू डिपिक्ट समथिंग दैट हैपेंड एट एन अर्लियर टाइम। जैसे कोई प्ले में सीन चल रहा है, ठीक है, क्रोलॉजिकली चल रहा है, फिर एकदम से कुछ पुराना दिखाने लगते हैं। जैसे हम लोग फिल्म्स वगैरह देखते हैं या कोई सीरीज देखते हैं, उसमें देखते हैं ना कुछ कहीं और बैठा हुआ है प्रोटैगनिस्ट, एकदम से उसको याद आया तो हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैशबैक में चला गया ये तो उसको फ्लैशबैक बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द ऑप्शन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज, तो ये वन वर्ड बताना है इसका। स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज को क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, या फिर एथनोलॉजी। तो देखिए एंथ्रोपोलॉजी होता है ए, एंशियंट सोसाइटीज।
ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी। तो फ्यू जो है वो बहुत सारे लोगों के ऊपर रूल कर रहे हैं, उसको बोलते क्या, मोनार्की, ओलिगार्की, ऑटोक्रेसी या फिर प्लूटोक्रेसी। तो ये हो जाएगा बी, ओलिगर्सी। मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड डिजीज, ये बहुत कॉमन है आजकल, तो ज़्यादातर लोग स्किन की डिजीज होती है तो फॉरन जाते हैं, चेहरे पे कुछ पिंपल निकला तो फॉरन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन सी। मर्डर ऑफ ए ब्रदर, देखिए ये मैं कुछ और ऑप्शन टीजीटी पेपर में भी समझा चुकी हूँ कि मर्डर ऑफ ए ब्रदर क्या होगा, फ्रेट्रिसाइड। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग, तो रेसिंग के लिए कौन सी बोट यूज होती है, कैनो, यॉट, फ्रिगेट, सबमरीन, तो यॉट होता है वो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसमें फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है ये। डैश द मून हैज नो वाटर, इट्स सॉलिड क्रस्ट डस रिस्पॉन्ड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो यहाँ क्या आएगा, ऑल्दो, हाउएवर, देयरफॉर, एक्सेप्ट। तो यहाँ ऑल्दो आएगा, ऑल्दो द मून हैज नो वाटर। डैश 70% अल्कोहल इज मोर इफेक्टिव देन 100% अल्कोहल। एंटीसेप्टिक यूज, व्हेन यूज्ड एन एंटीसेप्टिक, देयरफॉर एन एंटी, एक्सेप्ट एन एंटीसेप्टिक। तो इसमें जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा व्हेन यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, ऑप्शन नंबर बी। जब एंटीसेप्टिक तरह यूज किया जाएगा तब 70% अल्कोहल जो है वो 100% अल्कोहल से ज्यादा इफेक्टिव होगा। Hydrocarbons by engine exhaust react with nitrogen oxide to form complex toxic gases. They are given off with nitrogen oxide to form complex toxic gases. यहाँ पूछा क्या है, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, हाइड्रोकार्बन के बाद डैश है, उसके बाद क्या आएगा ये बताना है। तो हाइड्रोकार्बन्स आर गिवन ऑफ, गिवन ऑफ, गिव ऑफ, दे आर गिवन ऑफ। तो यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन्स गिवन ऑफ बाय इंजन एग्जॉस्ट, बी। ओजोन डैश एक्सट्रीमली एक्टिव केमिकली, इज एक्सट्रीमली, बीइंग एक्सट्रीमली, विच इज एक्सट्रीमली, या बाय बीइंग एक्सट्रीमली। तो ऑक्सीजन इज एक्सट्रीमली एक्टिव, ए हो जाएगा, इजी है। टेम्परेचर इन्वर्जन ऑफन अकर व्हेन डैश इन द लेट आफ्टरनून, यहाँ पे डैश होगा व्हेन के बाद। तो इसमें क्या होगा, अर्थ सरफेस इज कूल्ड, अर्थ सरफेस इज कूल्ड, ऑल्सो द अर्थ सरफेस इज कूल्ड, दैट द अर्थ सरफेस इज कूल्ड। टेम्परेचर इन्वर्जन ऑफन अकर व्हेन द अर्थ सरफेस इज कूल्ड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी फिलअप ही है। जोनाथन इंसिस्टेड ऑन डैश आउट, ठीक है ना, गो आउट, गोइंग आउट, गोन आउट, वेंट आउट। तो जोनाथन इंसिस्टेड ऑन गोइंग आउट होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। दिस इज द डायमंड रिंग विच द थीफ स्टोलन, स्टील, स्टोल, स्टीलिंग। तो कर चुका, डायमंड रिंग थीफ चुरा चुका, चुरा रहा नहीं है, स्टोल, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑल द पीपल्स आर डैश टू द बीच, गोइंग, विल गो, गॉन, गो। ऑल द पीपल्स आर गोइंग टू द बीच, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश प्रिवेंट पीपल फ्रॉम ड्राइविंग ऑफ द रोड, दे पुट अप मोर स्ट्रीट लैम्प्स, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर फ्रॉम, इन ऑर्डर ऑफ, इन ऑर्डर ऑन। तो देखिए इन ऑर्डर के साथ हमेशा टू ही आता है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई एट ए डैश ऑफ चॉकलेट केक, पीस, पीस, पीसेस, स्पाइसेस। देखिए पी ई ए सी ई, तो शांति वाला पीस होता है, पी आई ई सी ई ये पीस जो होता है ये टुकड़ा इसको बोलते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा पी आई ई सी ई वाला, बी वाला। आफ्टर न्यूटन हैज ऑब्जर्व एन एप्पल फॉल टू द ग्राउंड, ही फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे करना क्या है, इसमें अंडरलाइन वर्ड, अच्छा देखिए इसमें अंडरलाइन वर्ड है क्या, इसमें अंडरलाइन वर्ड जो है वो है हैज ऑब्जर्व्ड है और फॉल है, यहाँ पे द लॉ, द है, ठीक है ना। तो किस तरीके से इसको चेंज करना है, इसमें जो है वो कुछ मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन लिखने में। यहाँ पे अंडरलाइन जो है वो आया नहीं है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ उसमें अंडरलाइन कहाँ पे होगा। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, चेंज ऐसे करेंगे कि आफ्टर न्यूटन, ठीक है ना, हैज ऑब्जर्व जो है वो हट जाएगा, उसकी जगह हो जाएगा हैड ऑब्जर्व्ड, ठीक है ना। तो ये हैज ऑब्जर्व्ड नहीं होगा, यहाँ पे हैड ऑब्जर्व्ड हो जाएगा, ठीक है ना, ए वाला जो है वो चेंज हो जाएगा। इन 1740 जॉन न्यूबेरी वॉज द, में यहाँ पे अंडरलाइन है, फर्स्ट पब्लिशर
टू प्रोड्यूस, इसमें भी अंडरलाइन बुक्स, विच अंडरलाइन है चिल्ड्रन रियली वांटेड रीड। तो क्या चेंज होगा, देखो रियली वांटेड रीड ये तो सेंटेंस ही नहीं बना, वांटेड टू रीड होना चाहिए ना, तो ये तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, रीड जो है वांटेड टू रीड होना चाहिए। नेक्स्ट द नेम एल्बर्ट आइंस्टाइन हैज बिकम सिनोनिमस, ये अंडरलाइन है हैज बिकम, विद हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिव इन द माइंड्स ऑफ मोस्ट साइंटिस्ट एंड लेमैन। देखिए थ्योरी ऑफ रिलेटिव नहीं है, जो न्यूटन की थ्योरी, एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी उसका नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो यहाँ रिलेटिविटी आएगा, रिलेटिव नहीं होगा, ये करेक्ट नहीं है, बी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड सेविंग अंडरलाइन है बाय इंडिविजुअल रिटर्न शेयर्स हैज बीन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली इन प्राइवेट ड्वेलिंग्स। तो मेथड सेविंग्स नहीं होगा, मेथड सेविंग, मेथड्स ऑफ सेविंग्स होगा। मेथड ऑफ सेविंग्स इसलिए होगा, मेथड सेविंग नहीं है ये मतलब है सेविंग्स का तरीका, ठीक है। सेविंग्स मतलब जो हम लोग मतलब इन्वेस्टमेंट प्रोसेस वगैरह करते हैं, सेविंग्स करते हैं अपनी, वो वाला सेविंग्स। तो मेथड ऑफ सेविंग्स यहाँ पे हो जाएगा, ए वाला चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ टाइड्स, या टाइड्स अंडरलाइन है, इज द ग्रेविटेशन अंडरलाइन है, अट्रैक्शन ऑफ अंडरलाइन है, द मून में द अंडरलाइन है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ टाइड्स इज द ग्रेविटेशन, थोड़ी ना ग्रेविटेशनल होगा, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो होती है, ग्रेविटेशन थोड़ी ना, ग्रेविटेशन तो वो हो गया वर्ड की, ग्रेविटेशन एक होता है प्रोसेस, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, choose the correspondent speech version of the following statements. Mohan said, I want to visit my friends this weekend. देखिए ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट करना है, रिपोर्टेड स्पीच कराना है। Mohan said he wants to visit friends that weekend. Mohan said he wanted to visit his friends that weekend. Mohan said he wanted to visit friends this weekend. Mohan said he wants to visit his friends this weekend. तो Mohan said he wanted to visit his friends that weekend, ठीक है ना, रिपोर्टेड स्पीच है ना, बी हो जाएगा। Jerry said, I am studying English a lot at the moment. Jerry said he was studying English a lot at the moment. Jerry said he was studying English a lot this moment. Jerry said I was studying English a lot that moment. Jerry said he would be studying English a lot at moment. तो इसका हो जाएगा Jerry said he was studying English a lot at that moment. ठीक है ना, तब है ना, रिपोर्टेड करना है। They said we lived here for a long time. They said they have lived there for a long time. They said they lived here for a long, they said they had lived there for a long time, they said they have lived there for a long time। इसमें देखिए दिया हो जाएगा they said they had lived there for a long time, सी हो जाएगा। He asked me have you finished reading the newspaper, he asked me if I had finished reading the newspaper, he asked me if I had finished reading the newspaper, he asked me if I would read finish reading the newspaper, if he asked me if I would be finishing reading the newspaper। तो देखिए आई वुड बी फ्यूचर का तो यहाँ पे कुछ बात ही नहीं हो रही है। हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई गेट अप एवरी मॉर्निंग एट 7 o'clock, पीटर सैड, Peter said he get up every morning at 7 o'clock. Peter said I got up every morning at 7 o'clock. Peter said he had got up every morning at 7 o'clock. Peter said he get up every morning at 7 o'clock. देखिए Peter said he got up every morning at 7 o'clock, ए हो जाएगा। He and his brother dash to the same school, यहाँ पे fill up भरना है, go, goes, have, going, are gone। He and his brother, देखिए यहाँ पे जो है सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, ठीक है ना, तो गो आएगा। गोज खाली होता जब ही गोज टू द स्कूल होता, तो गो हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्लूरल के साथ प्लूरल आएगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगा। डोंट गेट ऑफ द ट्रेन अंटिल इट डैश, स्टॉप्स, स्टॉप्ड, विल स्टॉप या वुड स्टॉप। डोंट गेट ऑफ द ट्रेन टिल इट स्टॉप्स। आई डैश इंग्लिश फॉर 6 years नाउ। आई स्टडीड, हैव स्टडीड, वुड स्टडी, आई हैव बीन स्टडीइंग, तो मैं इतने टाइम से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडी इंग्लिश फॉर 6 years नाउ, में डी करेक्ट होगा ये ऑप्शन जहाँ तक है। आई डैश हिम फॉर ईयर्स, आई नो हिम फॉर ईयर्स, आई हैव नो, आई वुड नो, आई हैव नोन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, आई हैव नोन हिम फॉर ईयर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करेक्टली स्पेल, अच्छा देखिए ये स्पेलिंग से उन्होंने दे रखा है, इफिशियंट, बेटरमेंट,
बेटरमेंट तो गलत है, ट्रीटमेंट भी गलत है, एम्प्लॉयड भी गलत है। इफिशियंट सही है। इफिशियंट का मतलब होता है किसी के अंदर किस चीज़ की इफिशियंसी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, बेस्ट पॉसिबल मैनर में कोई काम कर सकता है, एफिशिएंसी क्या है, वो स्पेलिंग सही है। बेटरमेंट में डबल टी होता है, ट्रीटमेंट कर दिया, ट्रीटमेंट होता है सीधे। एम्प्लॉयड में भी इन्होंने डबल एल होना चाहिए, यहाँ पे ये गलत है, तो ये सही है। कॉन्स्पीशियस, कंटेजियस, कॉन्शियस, कॉन्टेनियस, ठीक है ना, तो कॉन्स्पीशियस सही है, ए जो होगा, जो इजीली ऑब्जर्वेबल होता है, इजीली नोटिसेबल, ए हो जाएगा। ये गारंटी है, गारंटी बोलते हैं ना किस चीज़ की क्या गारंटी है, तो गारंटी जो है वो कौन सी स्पेलिंग होगी इसमें, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, GUARANTEE। स्पेलिंग का मैं आपसे फिर से रिपीट करूंगी, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर मेरे जो सॉल्व कराए मैंने आपने नहीं देखे हैं तो आप उसको प्लीज़ चेकआउट करिएगा। उसमें भी जो वर्ड्स हैं उनको स्पेलिंग को करने का तरीका यही है कि जब आप वर्ड देखें तो अलग आप पेन लें और जो पेपर मिलता है एग्जाम में उसके साइड में वो स्पेलिंग लिख लें, क्योंकि जब अपने माइंड से आप सोच के लिखते हैं तो सही लिखते हैं, जब आप 4 ऑप्शन देखते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पैसेंजर। पैसेंजर आप जानते हैं यात्री जो होता है जो सफ़र करता है, पैसेंजर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PASSENGER। नेक्स्ट है ट्रेकरस। ट्रेकरस की कौन सी सही स्पेलिंग है, इसका मतलब होता है अनट्रस्टवर्दी, जो भी अनरिलायबल होता है उसको बोलते हैं ट्रेकरस, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, TRECHEROUS, ट्रेकरस। क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया आप लोग जानते हो जिसके अंदर ये इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है किसी चीज़ को चुराने का, स्टील करने का, उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनियक बोलते हैं उसको, है ना। उसको इकोनॉमिक नीड नहीं होती है, लेकिन वो एक चीज़ साइकोलॉजिकल कह सकते हैं या फिर उस आदत कह सकते हैं, उसको चाहिए नहीं वो चीज़ लेकिन वो होती है उसके अंदर वो चीज़, कि वो क्लेप्टोमेनियक होता है, वो चीज़ें चुरा लेता है। तो क्लेप्टोमेनिया की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, इसकी ऑप्शन है डी, KLEPTOMANI। ईडियम क्या होता है, वट इज एन ईडियम, इज कॉमन एक्सप्रेशन मीन टू साउंड सार्कास्टिक इम्प्लॉसिबल टू द लिसनर और रीडर। इडियोटिक एक्सप्रेशन रिपीटली यूज बाई कल्चर लैंग्वेज ग्रुप, कॉमनली यूज फ्रेज और एक्सप्रेशन विद मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम लिटरल ट्रांसलेशन। तो देखिए नन ऑफ द अबव, ऑप्शन सी करेक्ट है, कॉमनली यूज्ड फ्रेज और एक्सप्रेशन विद मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम लिटरल। यानी कि ईडियम में ये नहीं कि जो डेटो लिखा हुआ है वही उसका मीनिंग है, लिटरल मीनिंग नहीं होता है, उसका एक हिडन मीनिंग होता है, उसको बोलते हैं ईडियम। मुझे तो फॉलोइंग शो एग्जांपल ऑफ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे आप पूछ लिया ईडियम क्या, अभी पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। हिज इन्वेस्टमेंट फेल्ड एंड ही लॉस्ट द फैमिली नेस्ट एग, ही डिडंट इन्वेस्ट वाइजली एंड लॉस्ट lot of money, he shouldn't have invested so much in that risky project, he shouldn't have invested so that little in that project risky। देखिए हिज इन्वेस्टमेंट फेल एंड ही लॉस्ट द फैमिली नेस्ट एग, ये हो जाएगा, तो फैमिली नेस्ट एग ये जो चीज़ है ये हो जाएगा ईडियम। बाकी सारे सब लिटरल मीनिंग वाले हैं, ये जो है हिडन मीनिंग है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे, चूज द एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस रिटन इन एक्टिव वॉइस। अब ये बताना है इसमें से कौन सा एक्टिव है, पैसिव नहीं बताना, एक्टिव बताना। द न्यू डिशेज हैड बीन वॉश ड्राइड एंड पुट अवे, शी वॉश ड्राइड एंड पुट अवे द न्यू डिशेज, द न्यू डिशेज हैड बीन वॉश्ड ड्राइड एंड पुट अवे बाय द मेड, और या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये हो जाएगा शी वॉश ड्राइड एंड पुट अवे द न्यू डिशेज। एक्टिव बताना है, पैसिव नहीं बताना। चूज एंड रिटन इन पैसिव। अब देखिए ये पैसिव में पूछा है इन्होंने, रिसर्चर noted an increase in bacteria, researcher noted how much the bacteria increase, the increase in bacteria was noted by the researcher, all of the above। तो देखिए noted by the researcher ये हो जाएगा, क्योंकि by the इसी तरीके से होता है ना पैसिव स्टेटमेंट्स, किसने किया, by the, करेक्ट पैसिव फॉर्म हो जाएगा द इंक्रीज बैक्टीरिया वाज नोटेड बाय द रिसर्चर, ऑप्शन सी। विच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली, अच्छा यहाँ पंक्चुएशन मार्क्स लगे हुए तो तुम्हें बताना है कौन सा सही लगा हुआ है। Twins exchange looks and Tess said quietly, if only we had known before. The twins exchange looks and Tess said quietly, if only we had known before. The twins exchange looks and Tess said quietly, if only we had known before. The twins exchange looks and Tess said quietly, if only we had known before. तो इसका हो जाएगा the twins exchanged looks and Tess said quietly, if only we had known before। देखिए इसमें जो है ऑप्शन ए और सी जो है ना एक ही जैसा लिख गया है, तो आप किसी पे भी टिक लगा दीजिए, ए पे लगा दीजिए, सी पे लगा दीजिए, एक ही लिख गया है वो। नेक्स्ट देखेंगे, चूज द सेंटेंस करेक्ट इन पंक्चुएशन। वाई डू फेरी टेल्स ऑलवेज एंड विद द सेंटेंस एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, वाई डू फेरी टेल्स ऑलवेज एंड विद द सेंटेंस एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, तो ये दोनों भी एक ही लिख गए हैं।
Why do fairy tales always end with the sentence and they lived happily ever after? Why do fairy tales always end with the sentence and they lived happily ever after? तो इसमें पंक्चुएशन सिर्फ चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा पहले लगा दिया है, क्वेश्चन मार्क बाद में है। इसमें इन्वर्टेड कॉमा पहले है और क्वेश्चन मार्क पहले, इन्वर्टेड कॉमा बाद में। इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क है सी ऑप्शन में, और लास्ट जो ऑप्शन है उसमें कॉमा भी लगा हुआ है। तो देखिए, वाई डू फेरी टेल्स ऑलवेज एंड विद द सेंटेंस कॉमा एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ऑप्शन नंबर ए इसमें जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए उसमें तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ ए नहीं सी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है ना, क्वेश्चन थोड़ी ना पूछा जा रहा है, ये तो एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सी होगा इसका करेक्ट, यहाँ पे सी कर लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये बिल्कुल सही है, ये वाला नहीं, ए नहीं सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री ट्रूली एंजॉयड ग्रोइंग हर ओन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस अबव इज। तो देखिए इसमें अंडरलाइंड वर्ड है कौन सा, इसमें अंडरलाइंड वर्ड जो है वो ग्रोइंग है, ठीक है ना। यहाँ पे आ नहीं पाता है, कभी कभी प्रिंट में कुछ मिस्टेक हो जाती है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ग्रोइंग जो है वो यहाँ पे अंडरलाइंड है। तो इस अंडरलाइंड वर्ड का क्या है, जेरेंट है, ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, पार्टिसिपेबल फ्रेज है, या फिर नन ऑफ द अबव है। ये अंडरलाइंड वर्ड जो है और ग्रोइंग, ये हो जाएगा जेरेंट। ऑप्शन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, विच ग्रुप शोज ओनली सुपरलेटिव्स। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री वाले कौन से ऑप्शंस में दिए हुए हैं सिर्फ, राउंडर, मोर टॉल, फास्टर, मोस्ट नाइस, वर्स्ट, हैवीएस्ट, मोस्ट रग्ड, स्विफ्ट, क्यूटेस्ट, बेस्ट, स्टेटस, मस्ट हायर, लॉन्गेस्ट, नाइसेस्ट, फार्दर, फिटेस्ट, ब्रेवेस्ट, टॉलर, हाईएस्ट। तो देखिए राउंडर, तो ये तो कंपैरिजन हो गया, ठीक है, तो ए तो ऑप्शन हो नहीं सकता। बी है हैवीएस्ट, मोस्ट रग, स्विफ्टेस्ट, क्यूटेस्ट, बेस्ट, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सी देख लेंगे, स्टेटस मच हायर, तो मच हायर तो नहीं होगा, ठीक है ना। फिटेस्ट, ब्रेवेस्ट, टॉलर, टॉलर फिर आ गया कंपैरिजन वाला, तो इन्होंने सुपरलेटिव पूछा, कंपैरेटिव नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस क्या है, कॉमेडियन एट द कॉमेडी क्लब वॉज द मोस्ट फनीएस्ट मैन वी हैड एवर सीन। द कॉमेडियन एट द कॉमेडी क्लब वॉज द फनीएस्ट मैन वी हैड एवर सीन। द कॉमेडियन एट द कॉमेडी क्लब वॉज द फनियर मैन वी हैड एवर सीन। अच्छा, तो इन्होंने यहाँ पे तो कंपैरिजन वाला दिखा दिया है। द कॉमेडियन एट द कॉमेडी क्लब वॉज द मोर फनीएस्ट, तो मोर फनीएस्ट तो देखिए कोई वर्ड होता नहीं है, फनियर होता है और फनीएस्ट होता है। तो क्योंकि एक ही आदमी की बात हो रही तो सुपरलेटिव बताया जा रहा है, तो यहाँ पर फनीएस्ट मैन होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वॉज द फनीएस्ट मैन। और मोस्ट फनीएस्ट भी कुछ नहीं होता है, फनीएस्ट अकेला ही वर्ड मोस्ट के बराबर है, वो दोनों एक ही बात होती है, मोस्ट फनीएस्ट नहीं होता कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एज ऑफ ए ट्री कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्री रिंग्स इट हैज डेवलप्ड। तो यहाँ पे बताना क्या है इस क्वेश्चन में, इसमें जो डिटरमाइंड है, ये अंडरलाइंड वर्ड जो है, इससे क्वेश्चन ये था, इसमें क्वेश्चन अच्छा प्रिंट नहीं हो पाया, कुछ मिस्टेक हो गया इसमें भी। इसमें बताना ये है कि इससे जो अंडरलाइंड वर्ड है उससे मोस्ट क्लोजली रिलेटेड वर्ड कौन सा है। तो डिटरमाइन का मतलब यहाँ पे रिलेटेड कौन सा है, डिसाइडेड, अचीव्ड, मेजर्ड, रिजॉल्व्ड। तो देखिए यहाँ पे बोला क्या है कि एक ट्री की एज जो है कैसे डिटरमाइन होती है, उसके ट्री रिंग्स को देख के। डिटरमाइन का मतलब मेजर करना ही तो होगा, ट्री रिंग से मेजर करते हैं उसकी एज, तो मेजर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्योर एल्कोहल कोएगुलेट्स ऑन कॉन्टैक्ट, इसमें बताना है कोएगुलेट्स का जो सिमिलर मीनिंग है वो क्या होगा, सॉलिडिफाइज, सेट्स, थिकन्स या हार्डन्स। तो कोएगुलेट का मतलब होता है थिक, ठीक है ना, थिकन्स से इसका सिमिलर मीनिंग है। यूज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजीज इन ऑफिसेज आर एक्सटेंसिव, तो यहाँ पे एक्सटेंसिव जो है वो अंडरलाइंड वर्ड है, ठीक है। ऑप्शन दे हैं स्पेशियस, प्रोग्रेसिव, प्लेंटीफुल, या फिर वाइड स्प्रेड। तो कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी ऑफिसेज में वाइड स्प्रेड है, एक्सटेंसिव का मतलब होता है वाइड स्प्रेड, ऑप्शन डी होगा। ग्रीक बिलीव दैट द हार्ट वाज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, सीट जो है वो यहाँ पे अंडरलाइन है, तो इससे क्या मतलब हुआ, ग्रीक्स बिलीव दैट द हार्ट वाज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, हार्ट को वो मेन मान रहे हैं, तो मेन क्या चीज़ होगा, स्पॉट, चेयर, सेंटर, पर्पस। तो यहाँ पे सेंटर हो जाएगा, क्योंकि ग्रीक का मानना है कि हार्ट जो है वो इंटेलिजेंस का सेंटर होता है, सीट से मतलब सेंटर हो गया। लीवर इज द मोस्ट वर्सटाइल ऑफ ऑल ऑर्गन्स इन द बॉडी, वर्सटाइल का मतलब क्या होता है, इग्नियस, एकम्प्लिश्ड, यहाँ पे इग्नियस दो बार लिख गया, इग्नियस की जगह गिफ्टेड होना चाहिए था, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। और ये डी है रिसोर्सफुल। तो देखिए मोस्ट वर्सटाइल का मतलब है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा काम करने की सलाहियत हो, समझते हैं ना।
वर्सटाइल, हम लोग किसी इंडिविजुअल को बोलते हैं जो किसी क्लास वगैरह में होता है, वो डिबेट भी दे दे रहा है, क्लास में नंबर भी अच्छे लाता है, एक्सटेम्परे भी बहुत अच्छा करता है, सबसे रिलेशंस भी बहुत अच्छे, टीचर का भी फेवरेट है, डिबेट्स में भी जाता है, इंटर कॉम्पिटिशन्स में भी जाता है, स्कूल को भी रिप्रेजेंट करता है, हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ा वर्सटाइल बंदा है ये, काफ़ी रिसोर्सफुल है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बिफोर द 18th सेंचुरी एपिडेमिक्स फ्रॉम अनसैनिटरी कंडीशन यूज टू वाइप आउट एंटायर टाउन्स। तो यहाँ पे वाइप आउट जो अंडरलाइन है, वाइप आउट का मतलब होता है बिल्कुल गायब कर देना। तो कह रहे हैं कि 18th सेंचुरी से पहले जो एपिडेमिक्स थे, यानी कि जो वो आती हैं किसी तरीके की आपदा फ्रॉम अनसैनिटरी कंडीशन, सफाई वगैरह नहीं रहती थी, तो उससे पूरे पूरे टाउन्स जो है वाइप आउट हो जाते थे, मतलब प्लंडर, टर्मिनेट, डिस्ट्रॉय या कंटेमिनेट। तो देखिए यहाँ पे जो इजी वर्ड होगा वाइप आउट का मतलब है पूरे के पूरे टर्मिनेट। डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, डिस्ट्रॉय भी काफ़ी सिमिलर मीनिंग है यहाँ पे, क्योंकि अगर टाउन के सेंस में देखा जाए तो टर्मिनेट ज़्यादा डिस्ट्रॉय सिमिलर होगा, क्योंकि पूरे के पूरे टाउन्स जो है वो वहाँ से जैसे कि चाहिए बर्बाद हो जाते थे। तो ऑप्शन सी ज़्यादा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था इस क्वेश्चन पेपर का। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने 125 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ भी इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। इस जितने भी यूपी पीजीटी टीजीटी के क्वेश्चन पेपर हैं, इनकी प्लेलिस्ट है अवेलेबल चैनल पे, उसको आप लोग चेकआउट करिए। क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है मैं हमेशा वीडियो के बीच में मेंशन कर देती हूँ, उसको ज़रूर से नोट डाउन करिए और रिवाइज करिए। टेलीग्राम चैनल पे हर इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो यूपी का हो, EMRS हो, DSSB हो या फिर UGC नेट हो, उसका कंटेंट अवेलेबल है। UGC नेट का पेपर 1 का भी बहुत कंटेंट अवेलेबल है, तो डू जॉइन इट। फॉर टुडे, थैंक यू।